नमस्कार, स्वागत है आपका। आप फेसबुक पर हैं और पंजाब केसरी टीवी हिमाचल देख रहे हैं। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं। वशिष्ठ कौल बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश गंगोत्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन अत्री जी नमस्कार इस जुड़ाव के लिए। आप लोग इतनी जल्दी जुड़ते हैं, आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। वंदना जी, वंशिष जी, तमाम दूसरे लोगों का भी नाम मैं सिर्फ उन्हीं के ले पाता हूँ जिनके कमेंट्स आते हैं और फिर उनका नाम दिखता है। सुमन कुमारी जी, थैंक यू वेरी मच। विनोद बालिया जी नमस्कार। जो 817 की बात करेंगे सुमन कुमारी जी आज भी हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा जी, विनोद बालिया जी, यशपाल राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तमाम दूसरे दर्शकों का भी स्वागत है। राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी वाले नमस्कार। और अजय कुमार जी, दिनेश राजपूत रनौत जी, जल रक्षक पॉलिसी की बात करें, बिल्कुल करेंगे जी। रविंद्र कुमार जी, अजय कुमार 817 की बात कर रहे हैं, दिनेश राजपूत जी आपका भी स्वागत है। बहुत से और लोग जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। देवेंद्र कश्यप जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की जो मुख्य खबर है उसमें है कि भारत ने पाकिस्तान पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दागी है। ऐसा क्यों किया है और उसके क्या परिणाम रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। उधर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। कब कब पेपर होंगे आपको विस्तार से बताएंगे। दिल्ली में जयराम है, लेकिन कई लोगों के दिलों में दुखदुखी है। क्यों ये दुखदुखी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उधर चेतन बरागटा, जी हां, बीजेपी से बगावत करके जुब्बल कोटखाई में लड़े थे, खुद तो नहीं जीते लेकिन बीजेपी की जमानत जब्त होगी। वो आज दिल्ली में जयराम ठाकुर से मिले हैं। इस मुलाकात का भी आपको तफसील से तबसरा देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैर दिल्ली में छुए जयराम ठाकुर के, तो जे.एंड.के में हलचल मच गया। इसकी भी चर्चा करेंगे। कल आपने पिछले कल की बात कर रहा हूं, पिछले कल आपने शिमला में बीजेपी की जीत का जश्न देखा, लेकिन कल से अब बाकायदा हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का ढोल बजना शुरू हो जाएगा। पूरा मामला क्या है वो बताएंगे। ओपीएस वालों की आज पेशी हुई, जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ था पिछले 3 तारीख के प्रदर्शन के दौरान, और खासतौर से उसमें चर्चा भी हुई थी नारे को लेकर, उन लोगों की आज पेशी थी। लेकिन इसके बाद ओपीएस संघ पूरी तरह से बिफर गया है और उन्होंने तय किया है कि 15 अप्रैल यानी हिमाचल दिवस से पहले पहले एक और बड़ा आंदोलन, एक बड़ी रैली की जाए। क्या उनकी पूरी प्लानिंग है, इसकी भी चर्चा करेंगे। एमसी शिमला का वार्ड वाइज रोस्टर जारी हो गया है। महिलाओं के लिए 41 में से 21 वार्ड जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। कौन कौन सा वार्ड किस किस के लिए आरक्षित है, अनारक्षित कौन सा वार्ड है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि अब टीचर का डंडा क्यों नहीं चलेगा। एक एक करके खबरें लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो खबरें हैं वो है भारत और पाकिस्तान को लेकर, और भारत पाकिस्तान की सीमा को लेकर भी है। अभी अभी एक समाचार के अनुसार जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज सेक्टर में इंडियन आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई है और एक जो दूसरे पायलट थे, को पायलट, वो गंभीर रूप से घायल हैं। ये आर्मी के एक अधिकारी के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर चोरहाह क्षेत्र के पास डिप्लॉयड बीमार बीएसएफ जवानों को लाने के लिए जा रहा था। मौसम खराब था, लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ और उसमें एक पायलट की मौत हो गई है और दूसरे को गंभीर रूप से जो है चोटें आई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागी है और ये पाकिस्तान के भीतर 125 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी है। ये पूरा मामला तब समझ में आया जब पाकिस्तान का जो आर्मी का पब्लिक रिलेशंस का विंग है उसने इसकी जानकारी दी और उसके बाद उसको लेकर हड़कंप मचा। पाकिस्तानी मीडिया में काफी इसकी चर्चा हुई। ये हादसा 9 तारीख का है। बेसिकली इसको हादसा शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सीडेंटल शूट था। जी हाँ, एक्सीडेंटल शूट था। 9 मार्च को भारत की ये मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गई थी। डिफेंस मिनिस्टर ने शुक्रवार को यह माना है कि ऐसा हुआ है और इसे एक्सीडेंटल फायरिंग कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि इस मामले को डिफेंस मंत्रालय और सरकार ने गंभीरता से लिया है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना का जो मीडिया विंग है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, उसके डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तियार ने एक पिछले कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश पर भारत की तरफ से जो चीज दागी गई है वो एक सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या मिसाइल है और
उन्होंने ये भी बताया था कि इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसमें गोला बारूद नहीं था, लिहाजा नुकसान बच गया। लेकिन ये क्यों चली क्यों नहीं चली, इसकी चर्चाएं पाकिस्तान में थी। उन चर्चाओं को आज तब विराम मिला जब भारत ने आधिकारिक रूप से इसको माना, रक्षा मंत्रालय ने, कि ये मेंटेनेंस के दौरान गलती से ये मिसाइल चल गई थी और पाकिस्तान में जाकर ये गिरी। लेकिन क्योंकि ये इसमें गोला बारूद नहीं था तो इसने कोई नुकसान नहीं किया। ये ब्रह्मोस मिसाइल थी बेसिकली, और जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदियों के नामों को मिलाकर बनाया गया, ब्रह्मोस इसको नाम दिया गया। ये रूस की P-800 ऑकिंस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसको भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं और लगातार इसको जो है इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग भी हो चुकी है। जमीनी या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 स्पीड से, यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, मैक 2 स्पीड उसको बोलते हैं, से अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है और पनडुब्बी से मिसाइल दागने की टेस्टिंग जो है 2013 में हो गई थी। तो इसको लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ था और वहां के मीडिया ने और सोशल मीडिया में यह हल्ला मच गया था कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह थी कि एक एक्सीडेंटल फायरिंग थी जिसको आज सेना ने बकायदा ब्रीफ करके बताया है। आगे बढ़ते हैं जी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी हो गई है टर्म 2 के एग्जाम की। हालांकि टर्म 1 का एग्जाम का भी रिजल्ट नहीं आया है। ये एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होंगे। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे रहेगा इस बार और एक ही शिफ्ट में होगी, यानी इवनिंग शिफ्ट में पेपर नहीं होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में ही होंगे। और डेट शीट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को बीच में पर्याप्त समय जो है वो मिल सके। पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम जो दिया जाएगा टर्म 2 के एग्जाम में, और इसे आप जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हालांकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दिए कि बोर्ड का जो 12th का जो एग्जाम है, दोनों की डेट शीट जो हम आपको बता देते हैं। 28 अप्रैल से +2 के पेपर शुरू हो जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, फूड, न्यूट्रिशन, लाइब्रेरी साइंस 28 अप्रैल को होगा। हिंदी कोर इलेक्टिव 2 मई को होगा। वेब एप्लीकेशन, हॉर्टिकल्चर 4 मई को है जी। सोशियोलॉजी 6 मई को है। केमिस्ट्री 7 मई को। डिजाइन, फूड प्रोडक्शन 10 मई को। इंग्लिश कोर व इलेक्टिव 13 मई को। बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 17 मई को। ज्योग्राफी 18 मई को। 27 अप्रैल को अंग्रेजी, माफ कीजिएगा ये आगे पीछे हो गया थोड़ा, हाँ। बायोटेक्नोलॉजी रिटेल जो है 28 अप्रैल को। 2 मई को इंग्लिश कोर इलेक्टिव, ये 12th का। वेब एप्लीकेशन जी हमने पढ़ दिया जी। और केमिस्ट्री 7 को। डिजाइन फूड प्रोडक्शन 10 मई को। इंग्लिश कोर इलेक्टिव 13 को। बिजनेस स्टडीज एडमिनिस्ट्रेशन 17 मई को। ज्योग्राफी 18 को। फैशन स्टडीज 19 को। फिजिक्स 20 को। योगा और AI 21 को। अकाउंटेंसी 23 को। पॉलिटिकल साइंस 24 मई को। और इसके बाद जो है अगर 10वीं की शीट का हम बात करें तो अंग्रेजी का जो पेपर है वो 27 अप्रैल को होगा। और 2 मई को होम साइंस का। गणित का 5 मई को। संस्कृत का 7 मई को। विज्ञान का 10 मई को। सोशल साइंस का 14 मई को। हिंदी कोर्स A और B 18 मई को। कंप्यूटर एप्लीकेशन 23 मई को। IT जो है 24 मई को एग्जामिनेशन इसका होगा। तो ये दोनों की जो वेबसाइट है, सीबीएसई की जो वेबसाइट है, उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। और अब जो है हम दूसरी खबरों का जो है रुख करेंगे जो हिमाचल से संबंधित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में हैं और आज वो जो है उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है और कई चीजों को लेकर जो है वहां चीजें अभी साफ होनी है। और यही वजह है कि कई दिलों में धुकधकी है उनके इस दौरे को लेकर। आज आधिकारिक रूप से जो है उन्होंने ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से बातचीत करी है और राज्य में हरित ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, पूरी तरह से हरित राज्य ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से इसको बनाने की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो 2000 मेगावाट की थर्मल ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, बाकी शेष हरित ऊर्जा है। और अगर राज्य को उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाए तो हिमाचल प्रदेश 100% यानी थर्मल ऊर्जा यहाँ हम बंद कर देंगे, थर्मल वाली जो है, और उसको 100% हरित ऊर्जा जो है यहाँ पे प्रयोग होगी। इसके अलावा उन्होंने बीबीएमबी के लंबित मामलों की भी जानकारी दी है, उनके शीघ्र निपटारे की भी उन्होंने मांग करी है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को जो है तमाम चीजों पर जो है आश्वस्त किया है कि जल्दी ही चीजें उनकी जो मांगे हैं उन पे पूरे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करी और उन्होंने राज्य में सेब उत्पादकों के हित में सेब के आयात पर शुल्क बढ़ाने की बात करी है, और ताकि दूसरे देशों का जो सेब है भारतीय बाजार में आकर जो है हमारे
जो अर्थव्यवस्था है सेब पे आधारित, उसको प्रभावित न कर पाए। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को 2 वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया है और ये इसी साल समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता मांगी है। इस बार बजट में पैसा नहीं था हिमाचल प्रदेश के, इसको लेकर तो बड़ी इफ्स एंड बट्स जो है विपक्षी दलों ने उठाई थी, तो आज उन्होंने फिर से एक आग्रह किया है और विशेष सहायता मांगी है इसके लिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी जो है वो मुलाकात की है और अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने मूल रूप से जो है हाटी समुदाय, जो सिरमौर जिले के 144 पंचायतों का गिरिपार, ट्रांसगिरी जिसको बोलते हैं, उनके मसले को उठाते हुए कहा है कि उनको जनजातीय का दर्जा जो है वो लंबे समय से पेंडिंग है और इसको जितनी जल्दी हो सके दिया जाए। ये 1967 से 2 हिस्सों में बंट गया था। जब ये हिमाचल का गठन हुआ था तो आधा हिस्सा जो था इसी समुदाय का वो जौनसार बाबर चला गया था यूपी में, जो आप उत्तराखंड में है। उनको तब से जनजातीय का दर्जा है, लेकिन जो हाटी समुदाय हमारा है उसको कोई दर्जा इस तरह का नहीं है और उसकी लगातार मांग हो रही है, लगातार बातें जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में भी ये बातचीत है, लेकिन हर बार मामला रह जाता है। इस बार हाटियों ने जबरदस्त आंदोलन चलाया, लगातार उनकी खुमलियां हो रही है, जिनको महापंचायत या पंचायत आप कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ढंग का आगे कोई बातें ढंग से आगे नहीं बढ़ी तो वो अपने जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनका ट्रांसगिरी क्षेत्र में घुसना बंद कर देंगे। विधानसभा में उच्चार की प्रस्ताव पारित हो, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने उसको आश्वस्त किया था। उसी का ही नतीजा था कि आज गृह मंत्री के साथ मिलकर उन्होंने ये मांग उठाई है मुख्यमंत्री ने। जाहिर है कि सरकार अब इस तरह के बड़े आंदोलनों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और इलेक्शन ईयर है, भले ही 5 राज्यों में 4 जो चुनाव हो उसमें से 4 और बीजेपी जीती है, लेकिन यहां जीतने के लिए जो सरकार को करना चाहिए होगा वो उसी श्रेणी में ये भी आता है कि बड़े बड़े आंदोलनों पर उसको ध्यान देना होगा। ये कैसे मांग पूरी होती है कैसे नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस मांग को लेकर जो है आज उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री ने आधिकारिक रूप से हाटियों का पक्ष केंद्र के सामने एक बार फिर से रखा है। इसके अलावा निश्चित तौर से आज देर रात भी कुछ मुलाकातें उनकी होंगी, कल वो लौटेंगे और ये माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल और संगठन में जो फेरबदल की जो बातें उन्होंने खुद भी कही थी, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई बातचीत होगी। अभी ये इनपुट नहीं आया कि क्या वो जगत प्रकाश नड्डा से मिले हैं या नहीं मिले हैं, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो निश्चित तौर से इस मुलाकात के भी यही मायने होंगे कि सरकार और संगठन में क्या किया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ हिमाचल से भी हैं। इसलिए ये चीजें जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ज्यादातर उन्हीं पे छोड़ रखी हैं कि ये कॉल उनको लेनी है। तो जाहिर है कि यहां जो लोग हैं उनको धुकधुकी लगी हुई है। अगर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होता है तो निश्चित तौर से मंत्रियों की धुकधुकी बड़ी हुई है, संगठन वालों की भी धुकधुकी बड़ी हुई है। लेकिन अभी J&K जिसको बोलते हैं, जुब्बल एंड कोटखाई, वहां पे भी बीजेपी के नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है और इसकी वजह है चेतन बरागटा, जिन्होंने बीजेपी को पिछले उपचुनाव में वहां पे जमानत जब्त करवा दी थी। हालांकि वो खुद नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा वोट ले गए कि बीजेपी 3000 से नीचे रह गई और तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जो प्रत्याशी थी वहां पे नीलम सरायक, उनकी जमानत जब्त होगी। आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो चेतन बरागटा ने आधिकारिक रूप से उनसे मिलने का समय मांगा था। सुबह 10 बजे उनको समय दिया गया था। मुख्यमंत्री पहुंचने से पहले वो उनका इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने उनके पैर छुए, उसके बाद दोनों की बंद कमर में 1 to 1 एक दूसरे के साथ लंबी बातचीत हुई। और जाहिर है कि 1 to 1 जो बातचीत होती है तो फिर 2 ही लोग उसके जानकारी दे सकते हैं जिनके बीच में होती है, कोई तीसरा वहां था नहीं। इसलिए अंदर क्या बात हुई क्या नहीं, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास है। चेतन बरागटा ने हमारे साथ ये जरूर कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से 2 मुद्दे जो हैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाए हैं और वो मुद्दे थे कि एसडीएम कार्यालय जो उन्होंने जुब्बल और कोटखाई दोनों वर्ग सेगमेंट के लिए जो एसडीएम कार्यालय स्वीकृत किए थे, जिनकी तमाम औपचारिकता पूरी हो गई हैं, वहां पे एसडीएम नहीं बैठ रहे हैं, तो एसडीएम को बिठाया जाए जल्दी से जल्दी दोनों जगहों पे, जुब्बल में भी और कोटखाई में भी जो एसडीएम कार्यालय बने हैं वहां पे एसडीएम तैनात किए जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बाकी जो है बाकी इफ्स एंड व्हाट्स हैं कि कब वो जाएंगे कब नहीं जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका परिवार वही है। चेतन बरागटा ने कहा कि मेरा मूल परिवार बीजेपी ही है, यानी वो बीजेपी में वापसी की राह देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वो ज्यादा मजबूर है या बीजेपी ज्यादा मजबूर है, क्योंकि चुनाव के दौरान तो बहुत सी बातें हुई थी। चेतन बरागटा ने भी बहुत सी बातें करी थी, बीजेपी ने भी बहुत सी बातें करी थी और मामला यहां तक पहुंच गया था कि श्वान को ले लेंगे, कुकर को ले लेंगे, लेकिन चेतन बरागटा को नहीं लेंगे। लेकिन वो सब सियासी चीजें होती हैं। अब बीजेपी को भी पता लग गया होगा, चेतन को भी पता लग गया होगा कि एक दूसरे के बिना उनका
आगे का सफर कितना सही होगा या कितना नहीं होगा, तो जाहिर है कि इस पे चर्चा हो रहेगी। लेकिन ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी शिमला के नगर निगम के चुनाव आने हैं और वहां पे चेतन बरागटा के पिताजी, क्योंकि वहां एमएलए भी रहे हैं और शिमला के एमएलए रहते हुए वो मंत्री भी थे, उनका एक अपना आधार वहां पे है, उनका परिवार का निवास भी वहां पे है और उन्होंने ये संकेत दिए थे कि उनके कुछ लोग कुछ वार्डों में खड़े हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को शक था कि अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत होगी, तो उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए ये मुलाकात है। मुलाकातों में कई चीजें जो है वो सुलझती हैं और क्या सुलझता क्या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज राजधानी शिमला में ओपीएस संघ के उन कार्यकर्ताओं की अदालत में पेशी हुई जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी 3 मार्च के कार्यक्रम जो उनका था उसको लेकर। और इसमें बाकी चीजें तो क्योंकि कोर्ट का मामला है हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसमें वो शख्स भी दिखे, ओपीएस के जो सोशल मीडिया के पेज हैं एनपीएस संघ के, उस पे वो शख्स भी दिखे जो जोया मामा वाला नारा लगाते हुए बड़ा वायरल जो वीडियो हो गया था, उसके बाद बड़ी चर्चा उस नारे की होगी। तो उसको लेकर ये भी कहा गया एनपीएस की ओर से कि इस वजह से जो है उनके ऊपर केस है, हालांकि इसकी कोई जानकारी पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि एफआईआर जो शिमला पुलिस ने दर्ज की थी वो कहती है कि बैरिकेड्स और पुलिस के कुछ काम में बाधा डालेगी, उसको लेकर के ये। लेकिन इसको लेकर एक बार फिर से जो है माहौल गर्म हो गया और एनपीएस के बहुत से पदाधिकारियों ने ये ट्वीट किया है, ये अपने पेज पे अपने ग्रुप में ये लिखा है कि वे 15 अप्रैल हिमाचल डे जिसको कहते हैं 15 अप्रैल से पहले एक बार फिर से जो है वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी एनपीएस संघ कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब विधानसभा के बाहर देर रात उनको उठाया गया था तो उसके बाद उन्होंने अगले दिन अपना कार्यक्रम स्थगित करते हुए कहा था कि हम वापस आएंगे और बड़े पूरी शिद्दत और पूरे जोश खरोश के साथ आएंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि बड़ी रैली की सूचना ये भी है कि ये रैली जगत प्रकाश नड्डा के घर बिलासपुर में हो सकती है। वो वैसे भी ज्योग्राफिकली भी बीच में पड़ता है और इसको लेकर जो है अगर ये बड़ी रैली वहां होती है तो निश्चित तौर से ये देखना होगा कि क्या होता है। मजेदार बात है कि आज ओपीएस को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है, हाटियों को लेकर जरूर हुई है। 3 लाख का आंदोलन वो है, 1.5 लाख लोग ये हैं, 3 लाख टोटल हाटी है, 1.5 लाख ये कर्मचारी है एनपीएस वाले, इनके आगे बंदे जोड़ लीजिए, एक के ऊपर अगर 4 जोड़ लेंगे तो ये 6 लाख तक ये भी पहुंचते हैं। तो ये चीजें जो हैं अब बीजेपी के ध्यान में निश्चित तौर से होंगी और इस पे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसको वह देखना होगा। और अगर अगली खबरों की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा शिमला एमसी, तो शिमला एमसी की दुंदुभी जो है बच गई है। उसके चुनाव की आज रोस्टर जो है वो जारी हो गया है। 34 से 41 इस बार वार्ड हो गए हैं और इन 41 वार्डों में जो रोस्टर है उसमें 21 में वीमेन के लिए रिजर्व है, जिसमें से 4 जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की विमेन के लिए भी रिजर्व है वार्ड। ओवरऑल 21, 17 + 4 ये शेड्यूल कास्ट की विमेन जो है उनके लिए, 17 + 4 21। और इसके अलावा जो है एससी के लिए 3 और जो है जो एससी ओपन है, मतलब एससी के लिए है, उसमें मैन और वीमेन का नहीं मामला है तो वो है। और 17 वार्ड जो है वो टोटल जो है अनारक्षित हैं। भराड़ी वार्ड जो है वुमेन के लिए आरक्षित हो गया है। रुल्दू भट्टा जो है वुमेन के लिए आरक्षित है। अपर कैथू जो है वो अनरिजर्व्ड है। कैथू वीमेन के लिए है, 2 है कैथू के बाद। अनाडेल जो है वो शेड्यूल कास्ट की महिला के लिए आरक्षित रहेगा। समरहिल महिला के लिए। टूटू जो है अनरिजर्व्ड। मझाट अनरिजर्व्ड। वायलूगंज अनरिजर्व्ड। कच्ची घाटी ये भी अनारक्षित है। टूटीकंडी भी अनारक्षित है। नाभा शेड्यूल कास्ट की वुमेन के लिए आरक्षित है। फागली शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अपर कृष्णानगर जो है शेड्यूल कास्ट की विमेन के लिए रिजर्व है। लोअर कृष्णानगर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। राम बाजार और गंज वाला जो वार्ड है वो अनरिजर्व्ड है। लोअर बाजार भी अनरिजर्व्ड है। जाखू वार्ड विमेन के लिए रिजर्व्ड है। बैनमोर विमेन के लिए रिजर्व्ड है। इंजन घर विमेन के लिए रिजर्व्ड है। संजौली चौक वाला जो वार्ड है वो अनरिजर्व्ड है। ढिंगूधार वाला विमेन के लिए है। ढली 1 विमेन के लिए। ढली 2 अनरिजर्व्ड। शांति विहार विमेन के लिए। भट्टा कुफर विमेन के लिए। शांति विमेन के लिए। मलयाना अनरिजर्व्ड। पंथा घाटी अनरिजर्व्ड। कसुमटी विमेन के लिए 1। कसुमटी 2 अनरिजर्व्ड। छोटा शिमला अनरिजर्व्ड। ब्रॉकहॉस्ट विमेन के लिए रिजर्व्ड। अपर विकास नगर अनारक्षित। लोअर विकास नगर शेड्यूल कास्ट की महिला के लिए आरक्षित। कृष्णानगर कंगनाधार माफ कीजिएगा, कंगनाधार वुमेन के लिए। पट्योग वुमेन के लिए। न्यू शिमला अनरिजर्व्ड। खलीनी अनरिजर्व्ड। लोअर खलीनी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड। और कल्लोग वार्ड जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। और इसको लेकर जो है इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां पर
अपना चुनाव इस बार लड़ेगी। लेकिन इससे पहले कल आम आदमी पार्टी का शिमला में एक रोड शो है जीत के जश्न को लेकर। इस रोड शो के बहाने यहां भी आम आदमी पार्टी अपनी रणभेरी बजाने की फिराक में है। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो बाकायदा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां संबोधित करने के लिए और इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 500 आदमी आम आदमी इस उन्होंने जो लिखा है कि 500 आम आदमी पार्टी जो है इस रोड शो में पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो है शहर के अलग अलग हिस्सों से होता, कलिनी से ये शुरू करेंगे जहां इनका कार्यालय है, और अलग अलग हिस्सों से होता हुआ ये बेमलोई पंचायत, ये खलीनी होकर बेमलोई पहुंचेगा, फिर पंचायत भवन जाएगा, फिर राम बाजार, लोर बाजार, कार्ट रोड, और मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ 500 लिखी है जी इसमें, मिनिमम स्ट्रेंथ जो है जिसको जो परमिशन मिली है। तो ये एक तरह से कल से आधिकारिक शुरुआत है। बहुत से इफ्स एंड वर्ड्स अब इस बात को लेकर हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी क्या गुल खिलाएगी, क्या वो पंजाब की तरह यहाँ भी पेनिट्रेट करेगी। हालांकि पंजाब में ओवरनाइट उन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया है। पंजाब का जो उनका साम्राज्य है वो लगातार पिछले 7-8 साल से जो वहां कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उसके दम पर खड़ा हुआ है। पिछली बार वो पार्टी वहां पे विपक्ष में थी, मुख्य विपक्षी दल था वहां का, और यहां पे कितना काम किया उन्हें कितना नहीं देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर से इसको लेकर भी काफी इफ्स एंड वर्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं। और अब दूसरी खबरों की हम बात करें तो रामपुर में आज एक दर्दनाक हादसे में 2 किशोरों की सतलुज नदी में बह जाने से मौत हो गई। हालांकि इसको कंफर्म नहीं किया गया मौत को, लेकिन उनकी बॉडीज भी नहीं निकाल पाई है। पिछले कल का मामला है। लगातार एनडीआरएफ के गोताखोर बच्चों की बॉडीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक बच्चा का करसोग के पांगड़ा का था और दूसरा जो है तकलेज का रहने वाला, रामपुर के पास ही तकलेज पड़ता। दोनों की उम्र 14 वर्ष थी। ये कुछ लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना था कि ये सतलुज किनारे खेल रहे थे और उसके बाद इन्होंने अपने कपड़े उतारे, शायद ये नहाने के लिए सतलुज में उतरे और उसमें बह गए। अभी इनकी बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई है। अगली खबर की अगर रुख करें तो स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड पर हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने इसके जो है आदेश जारी किए। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं और स्कूल के मुखिया को ऐसे मामलों पर चेक रखने के लिए कहा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को किसी भी तरह की जो फिजिकल पनिशमेंट है वो नहीं दी जाएगी। ना उनको थप्पड़ मारा जा सकता है, ना उनको डंडे से पिटाई की जा सकती है, और जहां ऐसा होता है वहां जिम्मेदारी फिक्स होगी स्कूल के मुखिया की। तो ये एक बड़ा फैसला जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अब टीचर का डंडा यहां नहीं चलेगा। हमारे को तो हमारा समय जो था वो आप जानते हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, टीचर का डंडा बहुत बोलता था वहां। लेकिन चलिए, अपना अपना समय है, हम उसको भी गलत नहीं कहते, इस फैसले को भी गलत नहीं कहते। वक्त के साथ सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। और उधर एक हादसा आज किन्नौर में भी हुआ। सेल्फी पॉइंट, सुसाइड पॉइंट पर वहां पे कल्पा में सेल्फी लेते हुए एक महिला पर्यटक का पैर फिसला और वो नीचे सेल्फी पॉइंट से गिर गई और उनकी मौत होगी। बंगाल के रहने वाले थे। इनकी 20 फरवरी को ही शादी हुई थी। ये हिमाचल घूमने आए थे और पहले सांगला में थे। सांगला से बीते रोज ही ये रिकांगपिओ आए थे और वहां से आज ये अपने ड्राइवर को सुसाइड पॉइंट और दूसरी चीजें जगहों को देखने के लिए निकले और वहां यह हादसा पेश आ गया है। 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक है। मुख्यमंत्री कल आ जाएंगे। कल वे कांगड़ा में कुछ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद शिमला जाएंगे। परसों उनका बड़सर का दौरा है। पहली बार वो हमीरपुर जिला के बड़सर कंस्टिट्यूंसी में पधारेंगे और कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एक वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ये देखना दिलचस्प होगा वहां पे कि बड़सर में इतने ज्यादा धड़े हैं। वहां पे जयराम गुट अलग है, नड्डा गुट अलग है, धूमल गुट अलग है और एक गुट और अलग है। तो 4-4 गुटों में वहां बीजेपी बटी हुई है। अब देखना होगा कि वो गुट जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं वहां पे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी। इसके अलावा कुछ ऐसे मसले और भी हैं, जैसे पुलिस पे बैंड का मसला जो है संभवतः 14 की जो कैबिनेट है उसमें इसको लेकर जो है कोई फाइनल फैसला, इसकी नोटिफिकेशन जो है हो जानी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाते समय भी अधिकारियों को जो हमारी सूचना ने कहा था कि इसकी नोटिफिकेशन मुझे जल्दी से जल्दी करनी है और आप इसको जो है क्लैरिफाई कीजिए, ओके कीजिए, क्योंकि ये फाइनेंस और पर्सनल में ये मामला झूल रहा था। लेकिन अब इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने थोड़ी सख्ती का प्रदर्शन किया है। वो सख्ती कितने काम आती है कितने नहीं देखना होगा। लेकिन लंबे समय से घोषणा के बावजूद ये चीज अड़ी हुई है और पुलिस वालों को प्रॉब्लम यह आ गई है अब कि उनके पे बैंड वाला मसला 5+2, 3+2 और 8 ईयर्स वाला तो छोड़ दीजिए। अभी उनको ये पता नहीं है कि नया जो उनको वेतनमान मिला उसके तहत उनको कौन से गुणक
कौन से फैक्टर के तहत अपना वेतन फिक्स करवाना है, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी परेशानी वाली उनके लिए बात है। और ऐसी ही एक मांग जो है फाइनेंशियल गेन को लेकर दो और वर्गों की है, जिसमें एक तो हमारा जल रक्षक वाला वर्ग है, उनके 900 रुपए बढ़े हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है इससे। उन्होंने आज फिर हमको मैसेज भेज के कहा है कि हम लोग जो है ठीक है, वेतन बढ़ा हमारा 3600 से 4500 हो गया, अच्छी बात है, लेकिन 4500 रुपए भी एक महीने के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है और इससे उनका गुजारा नहीं होता। वो चाहते हैं कि स्थायी नीति बने और जो 7 साल से ऊपर के हो गए हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आगे उनकी रेगुलर होने की राह खोली जाए, और जो 7 साल से कम वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा 10,000 रुपए तक का इंतजाम जरूर किया जाए। ये 900 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए बढ़ाने से जो है ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है, उनका कहना है। लेकिन बहुत मजेदार बात यह है, मैं आपको बताऊं कि जल रक्षक संघ जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को मनवा रहा है और अपनी मांग को आगे रख रहा है। इन्होंने कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया और इन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी के विरोध में ही हैं, हम अपने पक्ष में कुछ चीजें मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया तरीका है। मुख्यमंत्री को मिले, जल शक्ति मंत्री को मिले, तमाम मंत्रियों और विधायकों को उन्होंने अपने मांग पत्र सौंपे। 900 रुपए बजट में इनके बड़े हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस दिन बड़े थे उस दिन भी हमने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज की डेट में, महंगाई के युग में, जहां 250 रुपए के आसपास जो है तेल है, 200 रुपए के आसपास डिपो में ही है सरसों का तेल, आप सोच सकते हैं कि 45 रुपए में कोई खाएगा क्या और बचाएगा क्या। कहावत आपको याद आ गई होगी, खाएगा क्या बचाएगा क्या वाली से। तो वो स्थिति है। और दूसरी ओर हमारे जो पीजी के छात्र हैं पपरोड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज के, वो लंबे समय से वो भी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सभी दरों पर फरियाद लगा रहे हैं कि उनका जो पीजी अलाउंस है वो बढ़ा दिया जाए। उनको महज 15,000 रुपए मिलता है पीजी अलाउंस, जबकि एमबीबीएस के लिए इस समय 35,000 है, उसको बढ़ाने की भी बात हुई है। वो चाहते हैं कि उनका भी 35,000 एड पर एमबीबीएस कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री से जब मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, उनको 2 बार वो मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले भी मिले हैं, बार बार वो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सहजल उनसे मिले हैं, वो उसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं। लेकिन उनकी भी समझ से बाहर है कि उनकी मांग जो है उसकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही। मौखिक रूप से उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन कागजी कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक तो मामला हवा में लटका हुआ। तो कुछ मामले हवा में लटके हुए हैं, अगर वो जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं तो पता नहीं जमीन पे क्या क्या हो जाएगा, पता नहीं जमीन पे क्या क्या हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो चली हुई हैं अभी। और कुछ और भी वर्ग हैं, जैसे कॉलेज लेक्चरर का वर्ग है, वो भी कल मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने भी मांग करी थी कि उनको भी यूजीसी का स्केल दे दिया जाए। ये 2017 में ही यूजीसी ने दे दिया था, लेकिन यहाँ पे तो अभी पे कमीशन नहीं मिला था, इसलिए वो भी चुप थे। अब यहाँ पे पे कमीशन बाकियों को मिल गया है, तो वो भी चाहते हैं कि उनको भी जो है नया पे कमीशन जो है यूजीसी का जो नया स्केल वो दे दिया जाए। इसमें 70-30 की रेशियो रहती थी, स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 30% देना होता है, बाकी 70% जो पैसा है वो राज्य सरकार ही देती है। और उस लिहाज से कोई बहुत ज्यादा बड़ा मामला नहीं, 40-42 करोड़ का शायद ये मामला बनता है, ये पूरा सालाना। ये इसको लेकर भी जो उनकी मांग है, मांगे और भी बहुत सी हैं, लेकिन समय हमारे को अभी इजाजत नहीं दे रहा, 10 बजने को है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और संतोष ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। एंड एक बार फिर से मैं चलते चलते आपको बता दूं, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि सीबीएसई ने अपना 10th और 12th का जो शेड्यूल है पेपर्स का, वो शुरू जारी कर दिया है। आप इस शेड्यूल को सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं, या हमारे इस बुलेटिन को अगर आप रिवर्स देख लेंगे तब भी हो जाएगा। भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस गलती से एक्सीडेंटली फायर हो गई थी पाकिस्तान में, 124 किलोमीटर अंदर जाके गिरी थी। नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भरी हुई नहीं थी, खाली थी, लेकिन इसको लेकर काफी इफ्स एंड वर्ड्स थे। आज रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि ये गलती से हुआ था। और जयराम ठाकुर दिल्ली में है, आज उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से, केंद्रीय वित्त मंत्री से और ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हुई है। कुछ और मुलाकातें देर रात तक संभावित है, और इन मुलाकातों का जो नतीजा उसको लेकर कई लोगों के दिलों में धुकधुकी बंदी बढ़ गई हुई है कई लोगों की। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी है जब एक तस्वीर आई कि जयराम ठाकुर जब दिल्ली पहुंचे तो चेतन बरागटा ने उनके पैर छुए और उनके साथ उसके बाद वो 20-1 मिनट जो है दोनों की 1-to-1 मुलाकात हुई। शिमला का रोस्टर जारी हो गया एमसी का। कल से यहाँ आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी अपने अभियान का श्री गणेश कर रही है। सत्येंद्र जैन बकायदा रोड शो करेंगे और ये देखना होगा कि वो एमसी के इलेक्शन को लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। ये बड़ा डाइसी होगा उनके लिए। अगर वो लड़ते हैं और कुछ हाथ नहीं लगता तो आगे वाला जो चुनाव है मेन, उसको लेकर उनको दिक्कतें हो जाएगी। नहीं लड़ते हैं तब भी सवाल उठेंगे और चर्चा कांग्रेस की भी करेंगे, लेकिन कल करेंगे। कांग्रेस को आज छोड़ देते हैं।
दूध का जला है, थोड़ा छाछ को फूंक मार के पिएगा, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन चलते चलते आपकी दिलचस्प जानकारी बता दें कि पंजाब में, वैसे भी पंजाब बहुत से दिल खोल के जो सारी चीजों का मजा लेता है, तो पंजाब में इस इलेक्शन के बाद भी मजे लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। और सबसे ज्यादा मजे जो हैं वो चन्नी साहब के लिए जा रहे हैं। बहुत सी मीम्स बन रही हैं, सिद्धू को लेकर मीम्स बन रही हैं, चन्नी को लेकर मीम्स बन रही हैं, इवन केजरीवाल और भगवंत मान को लेकर भी मीम्स बन रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तो निशाने पे है, कैप्टन अमरिंदर तो है ही खैर। लेकिन एक दिलचस्प मीम जो आज बनी है, वो एक वीडियो आया, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बकरी दूर रहे थे। तो आज एक वीडियो आया कि जिसमें एक शख्स जा रहा था, उधर सामने से कोई बकरियां लेके आ रहा था, तो उसने उसको गाड़ी रोक के पूछा कि चाचा अपनी बकरियां संभाल ले, चन्नी बेला हो गया है, मीन्स अब हार गया दोनों जगह से। कहते चन्नी दोहा जगह तो बेला हो गया है, हुण किथे इदा ना होए तेरियां बकरियां फड़ के ले जाए, उन्हें तो दुध कड्ढन लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मीम्स है, मीम्स का कुछ नहीं कह सकते, और अपने अपने ढंग है लोगों के अभिव्यक्ति करने के। पंजाब में हंसी मजाक थोड़ा ज्यादा है उस लिहाज से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो मीम बनी थी, मीम नहीं थी खैर, खास तौर से वो जो नारा लगा था जोया मामा वाला, उसके बाद भी कई मीम्स हैं, उसको लेकर कई चर्चा है, इफ्स एंड वर्ड्स हैं। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और हमारा ये मानना है कि अगर उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के जयराम शब्द को जोया कह के पुकारा गया है, तो वैसा नहीं करना चाहिए था। ये हो सकता है कि जिस भाषा में वो लगा है, सिरमौरी भाषा में है, उस भाषा में इस तरह से निकनेम लिए जाते हों, और कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ऐसा संभव भी होता है। जैसे दलीप सिंह राणा को दलगू ही बोलते हैं गांव में, नाम उनका दलीप है, लेकिन इतने बड़े पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके लिए इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी ओर उसका जो सबसे बड़ा जो राजनीतिकरण था वो कांग्रेस ने किया, जब उन्होंने इसको सदन में इस तरह से बोला, नेता प्रतिपक्ष ने भी इसको बोला। कल को इस तरह से फिर कोई गलत रिवायत शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत से लोगों को, खासतौर से हम लोगों को भी, पत्रकारों को भी जो ट्रोल किया जाता है एक ट्रोल आर्मी द्वारा, ये उसके लिए भी सबक है कि दूसरों को आप माँ बहन की अगर गालियां निकालेंगे इस तरह मीम्स में निकालकर, तो अपने लिए कई बार सम्मानजनक शब्द भी जो है वो शक में डाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। एंड नेविल जी, थैंक यू वेरी मच जी। मीना शर्मा जी, जस्टिस फॉर जेओए, हाँ जेओए वालों को देखिए, जेओए वालों की जो है ऑलमोस्ट तैयार है जी सारी, वो जो कोर्ट में रखनी है उन्होंने बात एडवोकेट जनरल साहब ने। लेकिन कल मुख्यमंत्री जब शिमला लौटेंगे तो उसके बाद हुआ वो जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की ओर से दी जानी है, वो उनको जरूर दिखाई जाएगी, उसके बाद ही होगी। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है अगले हफ्ते तक जाएगा जी, अगले हफ्ते तक जाएगा। ये इतना कंफर्म है कि सारा जवाब जो है, जवाब तो नहीं उसको कहेंगे, हल्फनामा कह लीजिए, कोर्ट में देना है कि ठीक है उनकी 556 वालों की 1156 रहेंगी और जेओआई की 817 वालों की 1867 रहेंगी, और उनका जो रिजल्ट है उनको निकालने के मार्ग को इजाजत दी जाए। इस आग्रह के साथ कोर्ट में जाना चाहती है एडवोकेट जनरल्स की टीम। लेकिन ये पूरा जो मैटर है पहले माननीय मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा, उसके बाद का राइडर पे लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, एरियर पे लेकर भी कोई फैसला नहीं आया है। जो भी लोग इस पूरे मामले पे बात कर रहे हैं हवा में तीर मारने वाली बात है। हम लोगों की ये दिक्कत है, हम हवा में तीर नहीं मार पाएंगे। जिस दिन राइडर को लेकर कोई फैसला होगा हम उसकी ऑथेंटिक आपको सूचना देंगे। ये सुबह शाम जो है हमसे भी हेडलाइन में डालने की जी राइडर पे और एरियर पे बड़ा फैसला, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, पुलिस पे बैंड पे कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन संभवतः 14 की कैबिनेट से पहले या 14 की कैबिनेट वाले दिन जो है ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बार बड़ी सख्ती से ऑर्डर करके गए हैं कि मैं दिल्ली से लौटता हूं, तब तक आप फाइल तैयार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।